गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे श्वसन। इसमें हमने आपको बाह्य श्वसन तथा आंतरिक श्वसन बताया था। आज उसी के आगे हमारा टॉपिक है अक्षीय तथा अनाक्षीय श्वसन। तो अक्षीय तथा अनाक्षीय श्वसन क्या होता है, इसे हम डिफरेंस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो हेडिंग आज की है अक्षीय तथा अनाक्षीय श्वसन में अंतर। तो आप सभी लोग लिख लें डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, और एक तरफ लिखेंगे अक्षीय श्वसन, अक्षीय श्वसन, और दूसरी तरफ लिखेंगे अनाक्षीय श्वसन, अनाक्षीय श्वसन। अक्षीय श्वसन एक तरफ और दूसरी तरफ अनाक्षीय श्वसन। तो सबसे पहले अक्षीय श्वसन में नंबर 1 फर्स्ट लिखेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है, लिखें इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है, यानी कि जो अक्षीय श्वसन है उसमें कौन सी गैस आवश्यक है, O2। तो लिखेंगे इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनाक्षीय श्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। इस गैस में इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। नंबर दूसरा लिखेंगे इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है, यानी कि जो ग्लूकोज के अणु होते हैं उसका पूर्ण रूप से वह क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसमें लिखेंगे इसमें अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता। इसमें अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें एक अणु ग्लूकोज में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें एक अणु ग्लूकोज में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें लिखेंगे इसमें एक अणु ग्लूकोज में केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 4 लिखेंगे इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है। इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में निकलती है। इस क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में निकलती है। अब इस तरफ लिखेंगे इस क्रिया में CO2 कम मात्रा में निकलती है। इस क्रिया में CO2 कम मात्रा में निकलती है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके अंत में ऑक्सी में लिखेंगे इसके अंत में CO2 और जल बनते हैं। इसके अंत में CO2 व जल बनते हैं। और अनॉक्सी में लिखेंगे इस क्रिया के अंत में एथिल अल्कोहल
क्रिया के अंत में एथिल अल्कोहल बनता है। इस क्रिया के अंत में एथिल अल्कोहल बनता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब्स चक्र द्वारा संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा संपन्न होती हैं। और इसमें लिखेंगे ये क्रियाएं कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। ये क्रियाएं कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव में ही संपन्न होती हैं। तो आपको इसके अंतर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कितने अंतर हैं? 7। तो 7 अंतर में सबसे पहले बताया गया कि इस क्रिया में कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। और जबकि इसमें अनॉक्सी में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से ग्लूकोज का पूर्ण इसमें विखंडन हो जाता है, इसमें ग्लूकोज का विखंडन नहीं होता है। तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर। किसी कोई डाउट? तो अगली हेडिंग लिखेंगे पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन हेडिंग डाल लीजिए। पादपों में श्वसन जिसे कह सकते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट। पादपों में श्वसन रेस्पिरेशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में किस प्रकार से श्वसन होता है। जैसे जीव हैं, हमने कल आपको बताया था कि जैसे मनुष्य है वो अपने रेस्पिरेशन कहाँ से करता है? फेफड़ों से। मछलियां हैं वह किससे करती हैं? गलफड़ों से, है ना। तो इस प्रकार से पादप किससे करते हैं? पत्तियों से, तने से, जड़ से, किससे करते हैं? तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो लिखेंगे, देखिए हम आपको बता चुके कि पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। और हमारे शरीर में भी असंख्य रंध्र होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है ना। तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तों में। तो लिखें उसी के द्वारा क्या भी श्वसन क्रिया हो जाती है। तो लिखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। रंध्रों के द्वारा होता है। CO2 तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान। CO2 तथा O2 का CO2 तथा O2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। CO2 तथा O2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जब रात में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में कि रात में? दिन में होती है जब प्रकाश निकलता है। जब रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो CO2 का निष्कासन ही आदान प्रदान क्रिया करती है।
तो CO2 का निष्कासन ही आदान प्रदान क्रिया करती है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है तथा O2 गैस पादपों से बाहर निष्कासित होती है तो ये था आपका पादपों में श्वसन। अगली हेडिंग है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन जिसे हम कहते हैं respiration in plant, respiration in animals। respiration in animals। तो ये तो सभी का नोट हो गया होगा पादपों में श्वसन। तो ये नोट कर ले जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है। हम आपको बता चुके हैं कि जो मनुष्य होते हैं वो अपने फेफड़ों से करते हैं और मछली अपने गलफड़ों से करती है। तो लिखिए मनुष्य में आंतरिक परिवहन के द्वारा श्वसन होता है। मनुष्यों में आंतरिक परिवहन के द्वारा श्वसन होता है। यह नासा छिद्र के द्वारा से होते हुए यानी कि O2 नासा छिद्र के द्वार से होते हुए O2 नासा छिद्र से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है। जब यह हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो यह भरकर फेफड़े का आकार बड़ा हो जाता है। जब यह फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा। तथा निष्कासित होने पर फेफड़े अपनी सामान्य अवस्था पर आ जाते हैं। सामान्य अवस्था पर आ जाते हैं। इस प्रकार शरीर में O2 का पहुंचना, CO2 का बाहर निकलना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार शरीर में O2 का पहुंचना तथा CO2 का निष्कासन होना, O2 का पहुंचना तथा CO2 का निष्कासन होना, यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। हो गया। अब हेडिंग डालेंगे मनुष्य में परिवहन। लिखिए मनुष्य
परिवहन मनुष्य में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। नोट कर लीजिए, इंग्लिश जरूर नोट करिए क्योंकि कभी कभी ये आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन हिंदी में लिखा होगा, ठीक है। जैसे रिस्पिरेशन हिंदी में कभी लिख के आ गया, आप जानते हैं श्वसन, और वहां पर क्या लिखा है हिंदी में आ गया रेस्पिरेशन, ये लिखा है ना। तो इस तरीके से कभी गड़बड़ भी हो जाता है, तो आप दोनों नोट किया करिए। तो लिखिए, मनुष्य में आंतरिक परिवहन द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। मनुष्यों में आंतरिक परिवहन द्वितीय व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इसके लिए इनके शरीर में दो प्रकार के दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र तथा लसिका परिसंचरण। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, जैसे आपने देखा टीवी खोल के या कोई देखते तो उसमें बहुत तारों का जाल होता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी क्या है, तंत्रिकाओं का जाल है। प्रत्येक जगह पर तंत्रिका फैली हुई है। अगर हम किसी शरीर में किसी भी अंग पर सुई चुभोते हैं या काटते हैं तो वहां से क्या रुधिर निकलने लगता है। तो वहां पर ये समझिए कि वहां पर क्या है, तंत्रिका का जाल बिछा हुआ है ना। जहां पर जो चीज निर्जीव है वहां पर तंत्रिका नहीं है। जैसे बाल है, बाल को काटते हैं तो खून आता है नहीं, नाखून काटते हैं खून आता है नहीं, क्योंकि उसमें तंत्रिका नहीं है, ठीक है। तो लिखे, क्या लिखा आपने, रुधिर परिसंचरण तथा लसिका परिसंचरण तंत्र। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, वाहिनियों में तरल पंप करने के लिए हृदय होता है। वाहिनियों में, यानी कि रुधिर वाहिनियां बिछी हुई हैं, तो वाहिनियों में तरल पंप करने के लिए, अब मान लीजिए कोई चीज लगी हुई है, गंदी हो रही है, तो फिल्टर करने के लिए क्या लगा है, फिल्टर करने से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना। तो अपने शरीर में फिल्टर करने के लिए क्या चीज लगी हुई है, हृदय। हृदय क्या करता है, रक्त को साफ करता है, ठीक है। तो क्या लिखा, वाहिनियों में तरल पंप करने के लिए हृदय होता है। जो तरल इन तंत्रों में बहते हैं, जो तरल इन तंत्रों में बहते हैं, वे तरल संयोजी ऊतक तथा रुधिर लसिका होते हैं। इसी प्रकार रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। इसी प्रकार रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन
प्लाज्मा भोजन CO2 तथा प्लाज्मा भोजन CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को विलीन रूप में वहन करता है। वर्ज्य पदार्थों को विलीन रूप में वहन करता है। इस प्रकार हमारे शरीर में परिवहन का कार्य होता रहता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में परिवहन होता रहता है। तो ये आपका क्या था? परिवहन। तो आज ये आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अंतर हुआ और ये कल आपका जो नया टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं हृदय। सभी जानते हैं हृदय, हार्ट। तो कल हम हार्ट के बारे में आपको बताएंगे कि हार्ट क्या है, कितनी बार धड़कता है तथा इसके कार्य क्या हैं। ठीक है।